इस्तकबाल है आपका ब्रेक के बाद। और अब नए सवेरा के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ज़मीन की जन्नत को संवारने के लिए दिन रात मेहनत की है, जिन्होंने समाज की तरक्की के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है जनाब याकूब मलिक साहब, जो कि बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं और चेयरमैन हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, साथ ही मेंबर पंपोर के चेयरमैन हैं। साउथ कश्मीर के पुलवामा ज़िले के पंपोर इलाके की वो सदारत करते हैं। जनाब याकूब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, थैंक जी यू सलाम में। थैंक यू वेरी मच। तो मलिक साहब, यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी एक प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा को आगे ले चलेंगे। साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर इलाके से बीजेपी लीडर मोहम्मद याकूब मलिक को नगर समिति पंपोर के नए सदर के तौर पर बिला मुकाबला चुना गया। याकूब मलिक चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। मोहम्मद याकूब मलिक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे हैं और वो पंपोर में इसकी बागडोर संभाल रहे थे। उसके बाद मलिक याकूब ने भाजपा का दामन थाम लिया और तब से आज तक पुलवामा में इलाके के अवाम के मसाइल को हल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। याकूब मलिक साल 2022 को जिंदगी के नए सवेरे की तरह देखते हैं। वादी के नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना उनका मकसद है। इसके लिए वो कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। तो नया सवेरा 2022 में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जनाब याकूब मलिक साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से। हमने आपकी प्रोफाइल देखी है और समझा है, जाना है जितना आपको। खास तौर पर हम देखते हैं कि न सिर्फ पंपोर बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो हमेशा आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। 2022 का आगाज जिस तरीके से होता है, तो 2022 के नए सवेरे के साथ साथ आप किस तरीके से आगे किस डगर पर बढ़ना चाहेंगे, जिससे कि आवाम का भी जो है फ़ायदा हो, मुल्क का भी फ़ायदा हो और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन हो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरे को दावत दी है इस प्रोग्राम में। बस मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ मैंने पंपोर के लिए नहीं या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए काम नहीं किया है, बल्कि मैंने जम्मू कश्मीर के हर ज़िले के लिए मैंने काम किया है। चाहे वो जम्मू हो, जो अखनूर हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो कश्तवाड़ हो, डोडा हो, चाहे वो कश्मीर का कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, हर ज़िले में मैंने काम किया। क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अच्छे पद पे रह के और हर एक व्यक्ति की, हर एक कार्यकर्ता को सपोर्ट किया, उनकी मुश्किलात देखे, जो मैं कर सका उनके लिए किया है। चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम जितना मैं कर सका उनके लिए किया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात जो मैंने देखी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ख्वाब था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो मैंने बीजेपी में आकर मैंने देखा है। क्योंकि इतना काम मैंने लाइफ में भी नहीं देखा कि जितना काम मैंने बीजेपी में आकर मैंने किया है। मैं अगर पांपोर टाउन की बात करूं, 20 से 22 करोड़ रुपया हमने पांपोर टाउन में लाए हैं, जिसका काम शदोमेर से जारी है और कुछ काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर आप शाहबाज साहब, आप यकीन करें कि मेरी पांपोर टाउन में 99% मैग्डमाइजेशन हुआ है। मेरे पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप आइए ना, कैमरा मैन को भेज दीजिए, आप देखिए कि हमारे पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में गाँव में किस तरह हमने मैग्डमाइजेशन किया है। ये कमाल है इस एलजी सरकार का, ये कमाल है इस मोदी जी का, जिसने ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। और इससे अब मैं जो ये नया सवेरा जो प्रोग्राम है आपका कि नए 2022 में हम क्या करना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो ठीक होना चाहिए, हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, हमें एक ऐसी तब्दीली लानी चाहिए स्कूल्स में, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो मतलब गरीब बच्चे हैं, उनको परवरिश की ज़रूरत है, उन बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, उनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। एलजी साहब को गुजारिश करा आपके माध्यम से कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ खास तवज्जो दें। और दूसरा ये कि हेल्थ सेक्टर, जो जम्मू कश्मीर का हमारा हेल्थ सेक्टर है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमारा जो है बहुत कमज़ोर है कश्मीर में। और हमारे जो दूर दराज के गाँव हैं, दूर दराज के गाँव में अभी भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं है। अगर किसी लेडी को कोई डिलीवरी होती है, उसको पहाड़ी से ला के डांडियों से ला के फिर नीचे लाना पड़ता, फिर गाड़ी मुझे नीचे मिले न मिले, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं डिस्पेंसरी से पहुंचाना होता है। अभी वो मुश्किल है हमारे कश्मीर में। और मैं
इस सरकार को, एलजी साहब को गुजारिश करूंगा कि हमारे हेल्थ सेक्टर की तरफ, जो हेल्थ हमारा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ ध्यान दें, और जो हम जहाँ कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं जी, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ 10 डॉक्टर चाहिए वहाँ 15 हैं, वो उनको ठीक कर रहे हैं। जहाँ हमें डॉक्टर्स की कमी है वहाँ उनको डॉक्टर भेजना चाहिए। मतलब बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि 2022 में ये सब कुछ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये एलजी सरकार, मोदी जी जरूर ये ठीक करेंगे। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि नए साल का जो नया सवेरा होगा वो नई उम्मीदों के साथ होगा, नई रोशनी लेकर आएगा। लेकिन याकूब साहब, क्योंकि हमने देखा है कि न सिर्फ पुलवामा में बल्कि बाकी जगह जिस तरीके से आपने बताया कि काम क्या है, हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का रास्ता उसकी सड़कों से होकर गुजरता है। सड़कें अच्छी होगी तो वहाँ पर ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से आगे रास्ता निकलता है और लोगों को रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। अब सड़कें ही अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर लोग जाएंगे नहीं, चाहे फिर वो टूरिस्ट हो या फिर और लोग काम करने वाले हों। तो सबसे पहले जो हमको रूट है वो सही करना होगा। बिल्कुल, जहाँ तक सड़कों का सवाल है, आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि अगर मैं पिछली सरकारों की बात करूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा हुकूमत की है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस की ज़्यादा गवर्नमेंट चलाई हमारे जम्मू कश्मीर में, कुछ देर के लिए पीडीपी ने भी सरकार चलाई है तो उनको उतना टाइम नहीं मिला है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों ने इस कौम के साथ धोखा ही दिया, इस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इन्होंने हमेशा इस वोट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए धोखा दिया और अपने इक़्तिदार संभाले। इन्होंने सिर्फ अपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हों, मिनिस्टर्स हैं, कोई भी हो, उन्होंने इस कौम के लिए कुछ नहीं किया है। पीडीपी ने भी वही किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस वालों ने भी यही किया। जो भी आज कश्मीर की समस्या है, कश्मीर की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेरोजगारी है कश्मीर में, ये सब इन लोगों की देन है। तो जब इन लोगों की ये देन है तो सड़कें कहाँ से बनेंगे? इन्होंने अपने घरों की तरफ अपने रिश्तेदार देखे हैं, अपने प्रॉपर्टीज बनाए हैं, इन्होंने इस कौम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। सड़कें बेहाल हैं। और जब से मोदी जी की सरकार आई, जब से ये एलजी सरकार आई है, और हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हमने बहुत, मतलब अगर ज़्यादा ने 100% तो नहीं किया, 50% हम लोगों ने ठीक किया, इस सरकार ने ठीक किया है। जहाँ रोड बनाना था रोड बनाया, जहाँ मैग्डमाइजेशन करना मैग्डमाइजेशन, जहाँ सोलिंग लगाने, जहाँ कहीं मतलब रिटर्निंग वॉल लगाने थे रिटर्निंग वॉल लगाई हमने। तो अभी उतना भी नहीं हुआ है जितना लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो 2022 जो हमारा नया साल है 2022, इंशाल्लाह ये खुशहाल साल होगा, हमारे लिए बहुत खूबसूरत साल होगा। आने वाला टाइम इंशाल्लाह हमारा होगा, जम्मू कश्मीर का होगा, जम्मू कश्मीर का आने वाला साल होगा, क्योंकि 2022 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन याकूब मलिक साहब, एक चीज़ का और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। सयाहत को लेकर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का जो एक तरीके से बैकबोन है सयाहत, और इसको लेकर इसको फ़रोग देने के लिए एलजी इंतज़ामिया की जानिब से भी काम किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा है कि कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उसको लेकर लोगों ने अपने जो है अलग अलग तरीके से अपना मुजाहरा किया था। सवाल ये है कि जो खुद चराग को रोशन करता है, उस चराग तरह हम कई मरतबा देख पाते हैं कि अंधेरा हो जाता है। अब क्योंकि सयाहत होनी है, उसके लिए जब सयाह आएंगे तो उनको अगर सहूलियात नहीं मिलेगी, उनको बिजली नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, गर्म हीटर नहीं चल पाएंगे, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपका क्या आगे का प्लान है? बिल्कुल, बिजली की हमें कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम पूरे देश को हम पावर वहाँ से सप्लाई होता है, पूरे देश को। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, उड़ी प्रोजेक्ट है, सलाल प्रोजेक्ट है, एचपीसी वगैरह वगैरह, कई प्रोजेक्ट अगर मैं नाम ले लूँ कि जहाँ से पूरे हम देश को, पूरे हम मुल्क को वहाँ से पावर सप्लाई होती है। लेकिन जब ये सर्दियों का महीना जब आ जाता है तो इसमें दिक्कत हो जाती है, पूरे देश में होती है और हमारे जम्मू कश्मीर में होती है। खासकर कश्मीर में ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है, इसलिए कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये नहीं है कि कहीं पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शेड्यूल में जो कटौती आई है, कहाँ जहाँ अगर तो कहीं 2-4 घंटे की कटौती हो, वहाँ अगर 2 घंटे कटौती हो जाएगी तो वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद बात रहेगी। और मेरे हिसाब से एलजी साहब को इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट तभी आएगा, टूरिस्ट हमारी तरफ तभी आएगा जब उसको सुविधा मिलेगी, जब उसको सपोर्ट मिलेगा, जब उसको हर लिहाज से उसको सुविधा मिलेगी, चाहे वो पावर के लिहाज से हो, गाड़ी के लिहाज से हो,
رکشے والا بھی تیار ہو، اس کے لیے ٹیکسی والا بھی تیار ہو، اس کے والا آٹو والا بھی تیار ہو، لیکن یہ چیزیں سرکار کو دیکھنی ہے، سرکار کو بھی اس پہ اہم رول ہے. جب تک سرکار سپورٹ کرے گا تو اس پہ اور کوئی کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تعلیم سے جو ہے ترقی کا راستہ نکلتا ہے یعقوب ملک صاحب، اور کیونکہ تعلیم پر ہی اس وقت زور دیا جا رہا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں، اور وزیر اعظم مودی کا بھی یہ خواب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایل جی کی طرف سے بھی کئی مرتبہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ بچوں کی پڑھائی کے لیے وہ لگاتار نئے نئے منصوبے بنا رہے ہیں. آپ کی جانب سے اب تک ایجوکیشن کے سمت میں کیا قدم بڑھائے گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں 2022 کے اندر کیا کچھ قدم بڑھانے کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ میرے حساب سے ان کو ہر سکولز میں چھوٹے پرائمری سکول سے لے کر ڈگری کالج تک ان کو ایک ایسا مواد تیار کرنا چاہیے کہ جو اسکالرشپ ہم بچوں کو دے رہے ہیں، غریب بچوں کو ہم نے جن کو کوئی گزارا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی انکم نہیں ہے، جن کا مطلب جو غریبی سے اٹھ کر وہ سکول میں آ گئے ہیں، ان کا ماں باپ ان کو تعلیم نہیں دے پا رہا ہے، تو ہم نے جب تک یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ ہم ان بچوں کی تعلیم کیسے صحیح کریں گے، درست کریں گے، یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ان کو اسکالرشپ ملنی چاہیے ان کو، تاکہ یہ اپنی تعلیم کو آگے لے سکیں. اس لیے سرکار کو، ایل جی صاحب کو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جب تک نہ ہم ایجوکیشن کو درست کریں گے اپنے کشمیر میں، کشمیر کے پورے ملک میں، لیکن میں کشمیر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کشمیر سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن کشمیر میں کیونکہ ہمارے دور دراز جو علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، یہ کرنا ٹنگڈار ہے، ہمارے کپواڑہ ہیں، ہمارا گریز ہے، اسی طرح ہمارا ٹنگمرگ علاقہ ہے، وہ گلبرگ سائڈ ہے، اسی طرح اور بھی کئی علاقے ہیں جو مطلب اوپر پہاڑی پر لوگ رہتے ہیں، ہمارے گجر بکروال لوگ رہتے ہیں، جہاں ہمارے گجر لوگ رہتے ہیں، جن کے پاس سکول نہیں ہے، جن کے پاس دور دور سکول ہے، ان کو سکول میسر ہو، وہاں پہ پرائمری سکول ہو، پرائمری ہیلتھ سینٹر بھی ہو، چھوٹے چھوٹے ہیلتھ سینٹرز بھی ہو، سکولز بھی ہو، تاکہ وہ بچے بھی پڑھیں گے، اگر کہیں کسی کوئی دقت ہو جائے تو اس کو ہسپتال تک پہنچائے. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اب کیونکہ میں جموں کشمیر کے ایک ایسے مدعے پر آتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے، اور سماج کے اندر اس چیز کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے. بات ہوتی ہے یہاں پر ملیٹنسی کی، جس کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی کے دنوں کے اندر یہ جو گراف ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایل جی انتظامیہ کی جانب سے بھی اور جموں کشمیر پولیس کی جانب سے بھی. آنے والی نسل کو، نوجوان پیڑھی کو آپ کیا پیغام، کیا سندیش دینا چاہیں گے کہ 2022 کا جو نیا سویرا ہے وہ ان کی زندگی میں روشنی لے کر آئے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو کہ اپنے راستوں سے بھٹک گئے ہیں؟ ان کے لیے میری یہی میسیج رہے گی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے، یہ کسی شاعر نے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اس لیے سب سے پہلے تعلیم حاصل کیجئے. آپ، میں اپنے بچوں سے اپیل کروں گا جو ہمارے جموں کشمیر کے بچے ہیں، تعلیم آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے تعلیم حاصل کیجئے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم حاصل کریں گے، آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا، آپ کے گاؤں کا نام روشن ہوگا، آپ کے شہر کا نام روشن ہوگا، اور آپ کے سٹیٹ کا نام روشن ہوگا. آپ سٹیٹ روشن کریں گے، آپ کا دیش روشن ہو جائے گا. اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور تعلیم حاصل کیجئے. تعلیم حاصل کریں گے تو آپ آسمان چھوئیں گے. بے شک، یہ بہت اہم بات آپ نے کہی کہ تعلیم اگر حاصل کریں گے تو آپ آسمان بھی چھوئیں گے. لیکن اسی سے تعلق رکھتی ہوئی ایک چیز اور ہے کہ خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ایل جی انتظامیہ کی جانب سے بہت کام کیا جا رہا ہے. ہم نے ابھی حال ہی کے اندر دیکھا ہے کہ الگ الگ جو بچے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں تاکہ ان کا جو ماحول ہے وہ ایکسچینج ہو سکے، اور وہاں پر جا کر وہ الگ الگ طریقے سے جو ہے کام کرتے ہیں. کیا یہ مان کر چلا جائے کہ کھیلوں کے ذریعے ایک طریقے سے بچوں کو، نوجوانوں کو اس نشے کی لت سے دور کرنے کا مقصد ہے جو کہ اس وقت نشے کی عادت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے جو جے کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، یوتھ سروس سپورٹس بھی ہے، سپورٹس بھی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، بہت سارے جو سکیمز ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں. لیکن ہمارے پاس پرابلم کیا ہے کہ جو ہمارے سپورٹ ڈپارٹمنٹ یا یوتھ سروس سپورٹس میں ایسے آفیسرز اوپر بیٹھے ہیں جو ایسے پروگرامز کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا اگر کریں گے تو کاغذوں میں کریں گے.
पहले भी आपने देखे कि इससे पहले प्रोग्राम हुआ करते थे और 2 साल से मैंने देखा नहीं कहीं हमारा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कहीं प्रोग्राम किए हैं। देखिए, अगर जब तक ना बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करेंगे, जब तक बच्चों को आप तालीम की तरफ रागिब करेंगे, जब तक आप बच्चों को कहीं न कहीं लाएंगे, आप उस मिकदार पे लाएंगे, उस सेटअप पे लाएंगे जहाँ से उसका जो वो दिमाग है, जो उसका वो दिमाग डाइवर्ट हो चुका है, वो वापस आ सकता है। जैसे हमारी पहले कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी, ख़त्म हो गई है। आजकल हमारे बच्चे, बेशक तादाद कम हो चुका है, हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हम वो मतलब मिलिटेंट्स की तरफ जा रहे थे, उसका तादाद भी अब कम हो चुका है, ये बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बहुत अशद ज़रूरत है कि वो बच्चों को ऐसे टूर्नामेंट्स कराएं, ऐसे खेल कूद में उन बच्चों को लाएं जिनका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है। चीज़ और यहाँ पर जहन में आती है, क्योंकि टूरिस्ट को लेकर ये कहा जाता है कि टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और ख़ास तौर पर जो कि वहाँ पर लोग हैं इससे शोबे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हाउस बोट वाले लोग हों या फिर शिकारा के लोग हों, उन मालिकान को मदद की ज़रूरत है। उनको एक तरीके से हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि ताकि उन तक मदद पहुंचे और वो इस प्रोग्राम को इसको आगे बढ़ा सके, क्योंकि अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो जिससे जम्मू कश्मीर का भी नाम होगा और एक तरीके से मईशत को भी मजबूती मिलेगी। मैंने 2 महीने पहले भी आपका एक प्रोग्राम हुआ था वो इसी रिलेटेड, उसमें प्रोग्राम में मैं था श्रीनगर से लाइव, और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जो शिकारे वाले हमारे हैं, चाहे घोड़े वाले हमारे हैं, टैक्सी वाले हमारे हैं, चाहे वो ट्रैकिंग वाले भी जो गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह, सोनमर्ग में जो भी ट्रैकिंग वगैरह करते हैं टूरिस्टों के साथ, बहुत मुसीबत में हैं, बहुत मुसीबत झेला है इन लोगों ने। शाहबाज साहब, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ कि ये लोग किस तरह गुजारा करते हैं। हमारे होटल वाले, उन्होंने सोना तक बेचा है, अपने बीवी बच्चों का सोना तक उन्होंने बेचकर अपने होटलों को चला रहे हैं। कोरोना की वजह से भी वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना आ गया, फाकशी पर मजबूर हो गए ये लोग। अब जो हालात अब आते सुधरने लगे हैं, कोरोना अब ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन हाउस बोट वालों के लिए, घोड़े वालों के लिए, चाहे वो टैक्सी वाला हो, शिकारा वाला हो, ट्रैकिंग वाला हो, जो भी ये टूरिस्ट रिलेटेड जितने भी ये लोग हैं, इनको मदद करने की बहुत अशद ज़रूरत है। और मैंने पहले भी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट की कि इनको मदद चाहिए और इनको कंपनसेशन दे दीजिए ना। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बेशक आपके आपके पास इतने फंड्स हैं। मोदी जी ने तो खजाना खोला है जम्मू कश्मीर के लिए, पिछली बार भी 80,000 करोड़ रुपए दे दिए, तो आज भी एक खजाना खोल दीजिए, आप कंपनसेशन दे दीजिए। टूरिस्ट जितने भी हमारे परेशान लोग, परेशान हाल है, हाउस बोट वाले हैं, घोड़े वाले हैं, शिकारे वाले हैं, जो भी है, टैक्सी वाले हैं, इनको एक कंपनसेशन दे दिया जाए। और साथ में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा शाहबाज साहब, बिजली का अहम मसला हमारा, ये आपके प्रोग्राम की वसात से मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये आवाज़ मेरी उस तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल और कि जो बिजली का फीस है, उसको 50% माफ़ किया जाए। ये बहुत अहम मौजू आपने उठाया है जी, और उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी तरफ से आपकी जो आवाज़ है वो एलजी इंतजामिया तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, 50% बिजली फीस माफ़ हो, 50% बिजली फीस जो भी ग्राहक हैं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, वो भरेंगे फिर, और लेकिन 50% माफ़ होना चाहिए। मैं एलजी साहब जी गुजारिश कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए याकूब मलिक साहब। तो हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़े थे नए सवेरा में।